नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की इस वक्त कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। गले में कोरोना संक्रमित होने की तख्ती लेकर भीड़ के बीच पहुंचे ये हैं विधायक ओम प्रकाश हुड्डा। महवा से निर्दलीय विधायक हैं। माननीय की 15 अक्टूबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनका पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर विधायक जी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद क्यों जनता के बीच पहुंचे। तो पूरा मामला एक बोरिंग के पेंडिंग बिल से जुड़ा है। बोरिंग का कनेक्शन काटने के लिए बिजली कर्मी पहुंचे थे। जानकारी मिलते ही विधायक जी भी बिजली कर्मियों को रोकने के लिए मौके पर चौका मारने पहुंच गए। अपने गले में पड़ी तख्ती पर सियासी हमला करने से भी नहीं चूके। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर दलितों को परेशान करने की पंक्ति भी लिखवाई। कोरोना काल में जहां एक और लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो वहीं दौसा में ये कोरोना पॉजिटिव विधायक जी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आए। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ जनता को जागरूक कर रहे हैं उस फर्जीवाड़े को लेकर जो उनके नाम पर किया जा रहा है। किसी ने विधायक जी के नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है जिसके जरिए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। जब इसकी जानकारी विधायक राजकुमार गौड़ को लगी तो वो लोगों को सचेत करने लगे। सभी शहरवासियों को सावधान किया कि उनकी फर्जी फेसबुक आईडी से आ रही फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें और किसी भी साइबर ठग के झांसे में न आएं। विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए आपराधिक तत्व ठगी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि विधायक राजकुमार गौड़ इन दिनों कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम क्वारंटाइन हैं, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए शहर वालों को सावधान कर रहे हैं। श्री गंगानगर परिषद में उस समय हंगामा मच गया जब पार्षद पाल सिंह और महिला सफाई कर्मियों के बीच तू-तू मैं हो गई। इस दौरान पार्षद पाल सिंह और महिला सफाई कर्मियों के बीच हुई तकरार में खूब गाली गलौज और खूब धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हंगामे के दौरान नगर परिषद सभापति कक्ष के दरवाजे का शीशा भी टूट गया, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को बड़ी मुश्किल से समझाया और मामला शांत कराया। आरोप है कि पार्षद पाल सिंह ने महिला सफाई कर्मियों के साथ गलत व्यवहार किया था, जिसके बाद महिला सफाई कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा और पार्षद पाल सिंह की फजीयत हो चली। ये सीसीटीवी उस अभियान की पोल खोल रहा है जिसका आगाज 15 अक्टूबर को हुआ था। 3 दिन बीत चुके हैं। टोंक जिले में राज्य सरकार के निर्देश पर बजरी दोहन, परिवहन और संग्रहण के विरुद्ध अभियान को प्रशासन और पुलिस ने कई दावे किए बजरी माफिया के खिलाफ अभियान को सफल बनाने के, लेकिन अभियान का दम कैसे निकल रहा है इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सीसीटीवी फुटेज टोंक देवली NH के भरनी गांव का है। यहाँ से हर रोज ऐसे ही बजरी से भरे ट्रैक्टर बेधड़क होकर गुजरते हैं। बनास नदी से रोजाना इसी तरह बजरी भरकर लाई जाती है और फिर जिले के बाहर भेज दिया जाता है। इस दौरान ये ट्रैक्टर कई थाना इलाकों से होकर गुजरते हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। कोटा को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए येलो लाइन अभियान का आगाज किया गया है। इस मौके पर कोरोना से जागरूकता के लिए स्वास्थ्य भवन में कोटपा 2003 बुकलेट का विमोचन भी किया गया। इस खास मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को भी येलो लाइन के जरिए तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। ये येलो लाइन तंबाकू वर्जित क्षेत्र को दर्शाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर तवन ने बताया कि जिले में तंबाकू कंट्रोल को लेकर हुक्का बारों पर की गई कार्रवाई की बदौलत कोटा जिला राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुका है। इसके साथ ही डिप्टी CMHO हेल्थ और जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर घनश्याम मीणा ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा 2003 की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी और युवाओं को अभियान से जोड़कर तंबाकू उत्पादों से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। राजधानी जयपुर की हवा जहरीली हो चली है, इतनी जहरीली कि सुनने वाला सिहर जाए। जी हाँ,
लॉकडाउन के बाद पहली बार राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 के पार पहुंच गया है। मतलब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय किए गए मापदंड से अधिक है। ये जयपुर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्मॉग ही स्मॉग है और जो जयपुर की विजिबिलिटी है वो 10 किलोमीटर से घट करके अब 2.8 किलोमीटर पर आ चुकी है। इसका असर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी पड़ा है। जयपुर के चारों तरफ इस धुंध की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 से 80 में लॉकडाउन के दौरान था वो अब बढ़कर के 190 और 185 पर पहुँच गया है। इसलिए सुबह शाम की सैर बंद कर दें। अधिक देर तक बाहर रहने से बचें। N95 या P100 मास्क का ही इस्तेमाल करें। घरों में लकड़ी, मोमबत्ती, अगरबत्ती ना जलाएं। इससे इंडोर प्रदूषण के शिकार हो सकते हैं। धूल ना उड़े इसलिए झाड़ू की जगह गीले पोछे से सफाई करें। अगर अस्थमा है तो दवा पास में रखें। सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत आराम से लेट जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 8 दिन के होंगे और नवरात्र का समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्र के 9 दिनों तक दुर्गा माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि नवरात्र में किस दिन माता के किस स्वरूप को पूजा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 17 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन 18 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन 19 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा, नवरात्रि के चौथे दिन 20 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा, नवरात्रि के 5वें दिन 21 अक्टूबर को माँ स्कंद माता, नवरात्रि के छठे दिन 22 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन 23 अक्टूबर को माँ कालरात्रि और नवरात्रि के 8वें दिन 24 अक्टूबर को महागौरी यानी महाअष्टमी महानवमी पूजा और सबसे आखिर में नवरात्रि के 9वें दिन 25 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस बार दुर्गा पूजा और नवरात्रि की शुरुआत शनिवार से ही हो रही है। ऐसे में माँ घोड़े को अपना वाहन बनाकर धरती पर आएंगी। करौली में आज से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कैला देवी में शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो गया है। सुबह से ही माता के दरबार में श्रद्धालु धूप लगाकर सुख शांति और खुशहाली की मन्नत मांगते नजर आए। हालांकि कोरोना के चलते शनिवार को प्रथम नवरात्र पर कैला देवी में श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। दुर्गा पूजा के प्रमुख पर्व शारदीय नवरात्र कैला देवी मंदिर ट्रस्ट में धूमधाम से पूजा पाठ के द्वारा प्रारंभ कराए जाते हैं। नवरात्र स्थापना का मुहूर्त आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को अभिजित मुहूर्त में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में घट स्थापना होकर के शतचंडी महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। हर साल नवरात्रों में 8 से 10 लाख श्रद्धालु राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और कई राज्यों से यहां पहुंचते हैं। लेकिन इस बार ये श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कम रहने का अनुमान है। देश के प्रसिद्ध प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल एक कैला देवी का शारदीय नवरात्र मेला कैंसिल होने से श्रद्धालु भी इस बार बेहद निराश हैं। स्थापना हो गई है, माताजी के पाठ आरंभ हो गए हैं और जो भी माताजी के, भैरव जी के और जितने भी सारे पाठ होते हैं 21 पंडितों द्वारा किए जाते हैं। अष्टमी तक ये सारे पाठ लगातार चलेंगे। कोरोना के चलते मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है और बिना मास्क के किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई और देवी का अनुष्ठान शुरू किया गया। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं देश की कई और अहम खबरों की। बिहार के गया में हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ दिखी। कोरोना काल में होने वाले देश के इस सबसे बड़े चुनाव में चुनाव आयोग ने मास्क और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन करने पर पूरा जोर दिया है।
लेकिन गया के इमामगंज में हुई नीतीश कुमार की रैली में वो नियम टूटते नजर आए, क्योंकि रैली में शामिल हुए आम लोगों को न तो 2 गज की दूरी का ख्याल था और न ही मुंह पर मास्क लगाने का। बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए इन लोगों में इक्का दुक्का लोग ही ऐसे थे जिन्होंने मास्क लगाया। रही बात आपस में सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उस नियम का तो खुलेआम मजाक बनाया गया। नेताओं का वीडियो बनाने में मशगूल बहुत सारे लोग बेफिक्र होकर एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखे। यही नहीं, सभा खत्म होने के बाद जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसी बेफिक्री के साथ जवाब भी दिया। कोरोना का यहाँ कोई डर नहीं है, कोरोना तो है लेकिन बिना मास्क के साथ फ्री रहता है। इतना ही नहीं, रैली में नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने वाले एक बीजेपी नेता ने भी कोरोना से जुड़े चुनाव आयोग के नियमों पर ऐसा ही बयान दिया। बहुत शक्तिशाली धरती है, कोई कोरोना यहाँ का नहीं आएगा। इमामगंज की धरती ऐतिहासिक धरती है और नीतीश जी का धरती है। इन सारी लापरवाहियों के बीच एक राहत की बात ये थी कि नीतीश कुमार और मंच पर बैठे दूसरे नेताओं ने मास्क लगाया और 2 गज की दूरी का ख्याल रखा। वहाँ सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भी कोरोना पर सजग दिखे। बिहार चुनाव में नामांकन की बात करें या फिर रैली की, कोरोना के गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। नेता और अधिकारी तो मास्क में दिखते हैं, लेकिन जनता के मुंह से मास्क नदारद होता है। चुनावी माहौल के बीच बिहार में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यह आंकड़ा करीब 2 लाख हो चुका है। राजधानी की जहरीली होती हवा से निपटने के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है, जिससे निपटने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पेड़ों और सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम तेज कर दिया। आनंद विहार इलाके में नगर निगम की 3 बड़ी मशीनें इस काम में लगी दिखी। इनमें एक ट्रक पर लगी एंटी स्मॉग गन से हवा में मौजूद धूल के कणों पर वार किया गया। इसके अलावा सड़कों और पेड़ों पर पानी के छिड़काव के लिए भी आधुनिक मशीनों की मदद ली गई। आप सामने देखिए तो आप एक पानी का टैंकर है और उस पर उस तरीके से उसको लगाया गया है कि आप उसके चारों तरफ जो है वो पानी का जो है वो छिड़काव करते हुए आपको नजर आ जाएगा, स्प्रिंकल करते हुए नजर आ जाएगा। आनंद विहार की गिनती दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में होती है। पिछले 1 हफ्ते में आनंद विहार का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा रहा है, जो खतरनाक माना जाता है। इसे देखते हुए नगर निगम की तरफ से इस इलाके में सुबह और शाम दोनों वक्त पानी का ज्यादा से ज्यादा छिड़काव करने का दावा किया जा रहा है। अभी तो 18 मशीनें हैं टोटल। इसके अलावा 40 स्प्रिंकलर्स हैं जो कि ऑलरेडी पिछले साल से डिप्लॉयड हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरह उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इलाकों में भी प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के दावे किए जा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे जैसे ही निकले, उनका सामना पुलिस से हो गया और गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। 3 बदमाश फुटपाथ पर खड़ी बाइक पर बैठकर भागने लगे, लेकिन फुटपाथ से सड़क पर बाइक जैसे ही उतरी, पीछे बैठे 2 लड़के सड़क पर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने बदमाशों को घेर लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उन पर लात और घूंसों की बरसात शुरू कर दी गई। आसपास के लोगों की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि बाइक से भागने की कोशिश कर रहे तीनों बदमाश हथियारबंद थे, जो लोगों पर गोली भी चला सकते थे। लेकिन बिना डरे लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से बदमाशों की बाइक हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की टीमें भी तब तक मौके पर पहुंच चुकी थी, इसलिए बाइक सवार तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3-4 बंदों की फायरिंग करी है, उनको हॉस्पिटल ले गए। 3 बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, राउंड अप कर लिए। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जल्दी सारे इनमें सारे राउंड अप कर लेंगे। पुलिस का दावा है कि लूट की घटना को अंजाम देने में 5 या इससे ज्यादा बदमाश शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार बदमाशों के जरिए उनके साथियों को भी दबोच लिया जाएगा। नवरात्र के मौके पर होने वाले गरबा के लिए गुजरात के सूरत में कोरोना से बचाव वाली पोशाक बनाई गई। हालांकि महामारी की वजह से ऐसा पहली बार है जब राज्य में गरबा का आयोजन नहीं होगा। इसके बावजूद फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों ने पीपीई किट को गरबा कार्यक्रम में पहने जाने वाले कपड़ों का रूप देने की कोशिश की। यही नहीं, एक शॉपिंग मॉल में वो उन पोशाकों को पहनकर गरबा खेलते भी नजर आए। पोशाकों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए छात्रों ने उन पर शीशे लगाने से लेकर पेंटिंग करने का काम किया। ये पहन के भी हम गरबा खेल सकते हैं इस कोरोना में भी, और ये पूरे सेफ है। छात्रों ने बताया कि इन पोशाकों को वो सिविल अस्पताल में अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने का काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को गिफ्ट करेंगे। तो सबसे आखिर में 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब अपने ही घर में घिरते हुए दिखने लगे हैं। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियों ने
मिलकर एक नया मोर्चा बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट। इस संगठन की पहली ही रैली से इमरान खान बुरी तरह घबरा गए और रैली से पहले ही 400 लोगों को हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला के एक स्टेडियम में होने वाली रैली के लिए लोग रात से ही जुटने लगे और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। मुख्य तेरा शो न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, एक टके दे 2 न्याजी। रैली के लिए लाहौर से निकलने से पहले मरियम नवाज ने रैली को इमरान की सरकार के अंत की शुरुआत कह दिया। इनकी ये जो जाली हुकूमत है ना, इसका जो एंड है उसकी शुरुआत है इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने भी हमले तेज कर दिए। इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, इस नालायक को, जिसने हमारा आवाम का जीना हराम कर दिया, उसका जाने के वक्त आ चुका है। इमरान खान इस रैली से इस कदर घबराए हुए हैं कि रैली तक पहुंचने वाले रास्तों तक को रैली से पहले ही बंद कर दिया गया। सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और रैली की इजाजत भी कुछ घंटे पहले ही सख्त शर्तों के साथ दी गई। कि इमरान खान पाकिस्तान में गठबंधन की कमजोर सरकार चला रहे हैं। विपक्ष का एकजुट होना उनके लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ कूटनीति से लेकर बदहाल अर्थव्यवस्था तक के मुद्दे पर लोगों में इमरान के खिलाफ नाराजगी है। इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। थाईलैंड में इमरजेंसी के बावजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के लिए वहां इमरजेंसी लगा दी गई थी। लेकिन सरकार के इस कदम से प्रदर्शनकारी और भड़क गए। वहां पहले से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और इमरजेंसी की परवाह किए बिना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने राजधानी बैंकॉक के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर कब्जा जमा लिया और वहीं बैठकर धरना देने लगे। I want to fight for my friend. I want to fight for my democracy. हालांकि भीड़ को रोकने के लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन पुलिस वाले भी इन लोगों को नहीं रोक सके। कई बार तो पुलिस और भीड़ के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। ये प्रदर्शनकारी रात में भी वहीं डटे रहे। लोकतंत्र के लिए हो रहे इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए वहां इमरजेंसी लागू है। इसके तहत वहां लोगों के इकट्ठा होने और राजशाही या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर रोक है। इसके अलावा मीडिया पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। थाईलैंड में संविधान में बदलाव और बेहतर लोकतंत्र की मांग के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के बजाय सरकार ने इमरजेंसी लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार की इस सख्ती का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा और वहां पहले से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपनी ड्रोन सेना का वीडियो जारी करके भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। यानी चीन जंग अपने सैनिकों से नहीं बल्कि हवा में उड़ने वाले ड्रोन से लड़वाने की तैयारी कर रहा। और खबर है कि उसने भारत का सामना करने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस सैकड़ों ड्रोन की एक सेना तक खड़ी कर दी है। सामने आए वीडियो में ये ड्रोन एक ट्रक से आसमान में लॉन्च होते नजर आए और सिर्फ जमीन से ही नहीं, ये ड्रोन आसमान में हेलीकॉप्टर से भी छोड़े जा सकते हैं। एक एक कर ड्रोन छोड़े गए और आसमान में कई ड्रोन मंडराते दिखे। बताया गया कि ये ड्रोन दुश्मन की लोकेशन के हिसाब से अपनी जगह बदल भी सकते हैं और बिल्कुल सटीक निशाना साध सकते हैं। पिछले महीने चीन ने ग्रेनेड से हमला करने वाले एक दूसरे ड्रोन का वीडियो भी जारी किया था। भारत की जमीन पर नजरें गड़ा बैठे चीन हर पल खतरनाक साजिश बुनने में जुटा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि लद्दाख की खून जमा देने वाली ठंड से वो खौफ खाए बैठा है। उसे डर है कि उसके जवान सीमा पर भारतीय सैनिकों के आगे टिक नहीं पाएंगे। ऐसे में वो ड्रोन सेना बनाने में लगा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें चोरी की कार लेकर भाग रहा एक आदमी हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि उसने हाईवे पर ही किसी से वो कार चुराई और कुछ ही देर में पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई, जिसके डर से उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। बहुत देर तक वो अपनी रफ्तार से पुलिस को चकमा देता रहा। फिर एक जगह पुलिस की 2 गाड़ियां उसके काफी करीब पहुंच गई। खुद को बचाने के लिए कार चला रहे आदमी ने गाड़ी को दूसरी लेन में मोड़ दिया, जहां उसी रफ्तार में कई गाड़ियां दौड़ रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी दूसरी तरफ की सड़क पर पहुंची तो तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार के अगले हिस्से में आग लग गई। कार चुराकर भाग रहा आदमी घायल हालत में उसी के अंदर फंस गया। उसका पीछा कर रही पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा। गाड़ी चुराकर भाग रहे आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बताया गया कि कुछ देर उसका एक अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। कार चुराकर भाग रहे आदमी को पता था कि हाईवे पर चलते हुए वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाएगा, इसलिए बचने की फिराक में उसने कार को दूसरी लेन की तरफ मोड़ा और यही गलती उसे भारी पड़ गई। आर्मेनिया और अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख के लिए चल रही जंग तीसरे हफ्ते भी जारी है। इस जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम लोगों को उठाना पड़ा है, क्योंकि ये जंग अब फौजी ठिकानों से बढ़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो कराबाख के एक अस्पताल पर हमले का आरोप लगाया।
सामने आई तस्वीरों में अस्पताल की पूरी इमारत खंडहर में बदली नजर आई। У нас скорые все बьют. Мы выходим вот за ранеными, вот наши врачи, мы вместе. हमले में वहां खड़ी कई एम्बुलेंस भी तबाह हो गईं। जमीन पर जगह जगह बम पड़े दिखाई दिए। बमबारी में न जाने कितने मकान और दूसरी इमारतें तबाह हो गईं। अजरबैजान ने भी आर्मेनिया पर उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें लपटों में घिरी नजर आईं। अजरबैजान के मुताबिक तारतार और गंजा जैसे शहरों में हुई बमबारी में उसके कई नागरिकों की जान चली गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। नागोर्नो कराबाख पर कब्जे के लिए जारी जंग का फिलहाल कोई अंत नहीं दिख रहा है। सीज फायर के नाकाम होने के बाद दोनों ही देश एक दूसरे के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वहां प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल की भी खबरें सामने आई हैं, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। चीन के 2 और प्रांतों में मौसम की पहली बर्फबारी होने से पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। कुछ दिन पहले उत्तरी चीन के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई थी। और इस बार चीन के उत्तर पश्चिम में गंसू प्रांत बर्फ की चादर से ढक गया। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी। जिस हरी भरी घास को जानवर चरते थे वो भी बर्फ की सफेदी में छिप गई। वहीं चीन का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा भी बर्फबारी से अछूता नहीं रहा। वहां के सिचुआन प्रांत में सड़क पर 3 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई। सामने आई एक तस्वीर में कुछ गाड़ियां बर्फ से ढकी भी दिखी। पेड़ तक अपनी हरियाली खो बैठे। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि जानवर बर्फ झटक कर ही पत्ते खाते नजर आए। चीन के शासन वाले शिनजियांग प्रांत से भी मिलती जुलती तस्वीरें देखने को मिली, बल्कि वहां तो बर्फबारी कैमरे में रिकॉर्ड होती नजर आई। भारी मात्रा में बर्फ गिरने की वजह से वहां तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस बार हांगकांग में एक एयरलाइन ने कोरोना काल में कमाई करने और लोगों को घुमाने फिराने के लिए एक ऐसी फ्लाइट उड़ाई जो किसी मंजिल पर पहुंची नहीं। हवाई जहाज हांगकांग का चक्कर लगाकर ही वापस आ गया। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी इस तरह की फ्लाइट उड़ाई गई थी। और मंदी के दौर में इस बार हांगकांग में ऐसा हवाई जहाज उड़ाया गया जो 100 से ज्यादा यात्रियों को 1.5 घंटे आसमान में सैर कराने के बाद वापस हांगकांग ही ले गया। सफर के दौरान हवाई जहाज कहीं नहीं रुका, लेकिन लोग सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ही शहर के नजारे का मजा लेते दिखे। कुछ लोग तस्वीरें खींचते भी नजर आए। हवाई जहाज के अंदर लोगों के मनोरंजन का भी इंतजाम दिखा। यात्रियों ने आपस में गेम खेलकर खूब मस्ती की। बेशक लोग विमान से नीचे नहीं उतरे, लेकिन महीनों बाद घरों से निकलकर और हवाई जहाज में बैठे बैठे ही उन्होंने खूबसूरत जगहें निहार ली। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे संगीतकारों और कुछ दूसरे कलाकारों ने लंदन में सरकार से मदद मांगने के लिए सुरीला तरीका अपनाया। सरकार से राहत पैकेज की मांग उठाने के लिए वो बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। लेकिन आम प्रदर्शनों की तरह कलाकारों की आवाज में गुस्सा या तल्खी नहीं, बल्कि संगीत के सुर सुनाई दिए। सरकार का ध्यान खींचने के लिए संगीतकारों ने अपनी कला का ही इस्तेमाल किया और गाजे बाजे के साथ लंदन की सड़कों पर एक साइकिल रैली निकाली। कलाकार रंग बिरंगी लाइटों वाली साइकिल चलाते नजर आए। एक प्रदर्शनकारी तो डीजे डेक लगा रिक्शा लेकर वहां पहुंच गया। तस्वीरें देखकर एक बार को तो ऐसा लगा जैसे वहां प्रदर्शन नहीं बल्कि कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।